फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो अभी तक की हमारी सीडीपी की मैंने जैसा कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें ये बताया है कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या संबंध है ये पढ़ लिया है, और सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो जिसने ये सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, ये सेशंस हमारे नहीं अटेंड कर पाया है जो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सीटेट एग्जाम के लिए, ये समझ लीजिए उसकी जान है। इसके बिना ये पेपर में क्वेश्चन ही नहीं बनता है। पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, आपको हर बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आप हर बार इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पियाजे, आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की जो पियाजे ने थ्योरी दी है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है संज्ञान से संबंधित, यानी कि आपके दिमाग से संबंधित, आपके मस्तिष्क से संबंधित, आपकी बुद्धि से संबंधित। यानी जो भी हम सोचते समझते हैं या जो भी हम समस्याएं समाधान करते हैं, हमारी जो भी अडेप्टेशन की प्रवृत्ति है ना, मतलब कि जो अपने आप को हम वातावरण में अनुकूलित करते हैं, उन सब में कॉग्निशन का हमारे बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए जानते हैं पियाजे ने कॉग्निशन के बारे में क्या क्या कहा है, इनका क्या मानना है कॉग्निशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पियाजे के बारे में जान लेते हैं। पियाजे क्या थे? ये स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था ये 1896 में हुआ था, ठीक है। वैसे ये आपसे नहीं पूछा जाएगा इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी के लिए आप जान लीजिए। स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, 1896 में इनका जन्म हुआ था, और इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। रेडिकल, तो पियाजे स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, इनका जन्म 1896 में हुआ और इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है पियाजे जी जो थे, इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि बच्चों में जिज्ञासु होते हैं और सीखने की चाह रखते हैं। वातावरण में क्रिया करके, एक्टिविटीज के माध्यम से, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ये सीखते हैं। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब यही है यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं ये सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। ये खाली बर्तन की तरह नहीं होते हैं, जो पहले प्रचलन था कि बच्चे क्या होते हैं, एम्प्टी वेसल्स की तरह होते हैं जिनमें शिक्षक क्या करता है, ज्ञान भरता है। ऐसा नहीं है। पियाजे जी का मानना है कि जो बच्चे होते हैं जिज्ञासु होते हैं और लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने क्या माना? जो बच्चे होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट होते हैं या नन्हे वैज्ञानिक इनको कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो एक बच्चा होता है क्या करता है, जो एक बच्चा होता है क्या वो जानने की प्रवृत्ति रखता है, जिज्ञासु होता है और एक्टिविटीज के माध्यम से वो सीखता है। और 15 साल की एज आते आते वो मैक्सिमम जो संज्ञानात्मक विकास है उसका हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक ये भी कहा कि जो बच्चे होते हैं दे कैन थिंक इक्वली बट काइंड इज डिफरेंट। इसका मतलब है पियाजे जी का कहना है कि जो बच्चे होते हैं और जो एडल्ट लोग होते हैं वो दोनों एक ही मतलब कि क्या करते हैं, जो सोचते हैं उनका मतलब जो तरीका होता है सोचने का वो अलग होता है, लेकिन सोचते जितना बड़े लोग सोचते हैं बच्चे भी उतना ही सोचते हैं। पर उनके क्या होते हैं, जो उनके विषय होते हैं सोचने के वो अलग हो सकते हैं, जो एडल्ट के विषय होते हैं सोचने के वो अलग हो सकते हैं, है ना। उनके लिए कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है जिनपे वो सोचेंगे बच्चे, और जो बड़े होते हैं उनके लिए कुछ और प्रायोरिटीज होंगी जिसपे वो सोचेंगे। तो इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है कि जो बच्चे सोचते हैं और एडल्ट सोचते हैं उनमें क्या डिफरेंट होता है, काइंड डिफरेंट होता है या फिर थिंकिंग ही डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, थिंक इक्वली, सोचते इक्वल है, बस क्या होता है यहाँ पे इनका काइंड जो होता है ये आपका डिफरेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक दूसरा है
कि जो पियाजे हैं इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला है। क्या बोला है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट की स्टेजेस दी है और इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस में होता है, यानी कि इस तरह से इन्होंने बताया है। इस स्टेज में इतना हुआ, दूसरी में बढ़ जाएगा, तीसरी में थोड़ा और बढ़ेगा, और फिर चौथी। तो पियाजे जी ने क्या बताया है, डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया है। इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए जिनमें बताया कि विकास अलग अलग, हर स्टेज में विकास अलग अलग होता है, अलग अलग जो उसके माइलस्टोन होते हैं वो उनको प्राप्त करता है, अचीव करता है बच्चा अपने स्टेजेस के हिसाब से। इन्होंने विकास को इस तरह से बताया है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो जो भी एज के हिसाब से डेवलपमेंट को जिन्होंने बाउंड कर दिया है कि इस एज में ये होगा, सेंसरी मोटर में ये होगा, है ना, फिर प्री ऑपरेशनल में ये चीजें होंगी। तो जिन्होंने भी एज की बात की उन्होंने जो डेवलपमेंट है उसको डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस माना है, ठीक है। और जिन्होंने एज की बात नहीं की जैसे वाइगोस्की जी ने, तो उन्होंने क्या बोला है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो वैसे अगर आपको जब एग्जाम में पूछा जाए तो वैसे तो डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया ही है, लेकिन अगर पियाजे की बात की जाए, पियाजे ने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है, तो इनके हिसाब से ये असतत प्रक्रिया है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में जिससे सवाल बनता है एग्जाम में। इन्होंने बताया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही क्या होता है, लैंग्वेज डिपेंड करती है। बच्चे का भाषा विकास कैसा होगा ये उसका संज्ञानात्मक विकास ही निर्धारित करेगा। ये पियाजे जी ने बताया है कि क्या जो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। कॉग्निटिव डेवलप जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, इसको इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, यानी इसको कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने इसको अहम केंद्रित वाक्य कहा है, अहम केंद्रित वाक्य कहा है, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक जो स्पीच है इसको इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने इसको कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा तो बच्चा बस आपस अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाता रहता है, वो उसका कोई महत्व नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, है ना। तो सबसे पहली बात कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। और दूसरा ईगोसेंट्रिक जो स्पीच होगी इन्होंने इसको अंडर एस्टिमेट किया है, ठीक है। और तो चलिए इसके की कंपोनेंट्स को हम जान लेते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो किस माध्यम से सीखेगा, जो जिज्ञासा है उसकी, वो अपने मतलब कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, क्या क्या माध्यम है, क्या क्या की कंपोनेंट्स है जिसके माध्यम से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, है ना, लर्निंग उसकी होगी। तो सबसे पहले आप याद कर सकते हैं ऐसे MESE, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो M से क्या है आपका, मैचुरेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे परिपक्वता। परिपक्वता क्या होती है, एज के साथ आती है, यानी कि जिस जिस स्टेजेस में आपको जो जो डेवलपमेंट स्टेज में बताए गए वो आप प्राप्त करते जाएंगे। तो मैचुरेशन आपका क्या होगा, लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमने डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था कि मैचुरेशन से किस तरह से डेवलपमेंट संबंधित है ना। तो मैचुरेशन सबसे पहला, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस इसको या एक्टिविटी भी कह सकते हैं, एक्टिविटीज। दूसरा हम क्या करते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, है ना। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप कोई भी नई वस्तु है उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या काम करती है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, जब गांव में रहते थे तो टॉर्च एक रात में रखी जाती थी देखने के लिए कि रात में कोई जानवर तो खेत में नहीं आ जाता था, उसको देखने के लिए टॉर्च रखी जाती थी। तो हम लोग क्या करते थे, उसको खोल के देखते थे इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, क्या काम करती है, इसमें सेल कहाँ है, ये कैसे काम करेगी, है ना। तो वो क्या करते थे, खोल के देख के उसको सीखते थे अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से, जिससे क्या होता था, अनुभव प्राप्त होता था और हम सीखते थे। तो दूसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसको इन्होंने बहुत महत्व दिया कि एक्सपीरियंसेस के माध्यम से बच्चा सीखता है, जब वो करेगा तब सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे लिया है। दूसरा है आपका सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन यानी कि जो भी आसपास आपका सामाजिक अंतःक्रिया होगी उसके माध्यम से आप सीखेंगे। ये इस पे जो मेन महत्व दिया है वो वाइगोस्की जी ने दिया है। पियाजे जी ने इसको एक की कंपोनेंट्स के रूप में लिया है, पर इसके बारे में कुछ ज्यादा इन्होंने बात नहीं की है। मेन इन्होंने मैचुरेशन, एक्सपीरियंस और ये है आपका इक्विलिब्रेशन, ठीक है, यानी कि संतुलन। जो भी आप सीखेंगे उसमें क्या करेंगे, आप संतुलन बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके की कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इक्विलिब्रेशन में भी आपका क्या है, जो इक्विलिब्रेशन है यानी कि संतुलन, इसको हिंदी में कहते हैं संतुलन। इसके अंतर्गत आपकी दो चीजें आती हैं, फिर से समझते हैं इसको थोड़ा। ये आपका हो गया एम फॉर मैचुरेशन, मैच्योरिटी, परिपक्वता के माध्यम से सीखता है बच्चा। फिर एक्सपीरियंसेस के, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग हो गया ये, ठीक है। तो दूसरा सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, जिसको उन्होंने थोड़ा कम महत्व दिया है, पर फिर भी की कंपोनेंट्स में ये शामिल है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या पियाजे जी ने इसमें से क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से कुछ शामिल होगा और एक होगा जो शामिल होगा, जो 3 होंगे बाकी के वो इनमें से नहीं होंगे, तो आपको चूज करना होगा। तो मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। अब हम थोड़ा सा इक्विलिब्रेशन के बारे में जानेंगे, जो कि इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत दो चीज, सबसे पहले तो ये क्या है, ये हमारा इनबैलेंस से बैलेंस की तरफ की प्रक्रिया है। इनबैलेंस से टू बैलेंस, बैलेंस की प्रक्रिया, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन हमें मिली, उसमें असंतुलन होता है, जब जाके वहां पे हम संतुलन स्थापित करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रेशन हो जाता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आपका आता है एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन, और दूसरा आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रेशन में क्या हो गया, आपका एडेप्टेशन आएगा और ऑर्गेनाइजेशन आएगा। एडेप्टेशन का मतलब कुछ अनुकूलन स्थापित करना, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो भी आपके माइंड में जो भी संगठित चीजें उनके बीच में संतुलन के माध्यम से संगठन स्थापित करना। तो ये आपका इक्विलिब्रेशन हो गया। इनबैलेंस से बैलेंस की तरफ की प्रक्रिया है ये। इसमें 2 पार्ट होते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं इक्विलिब्रेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आपका एक एडेप्टेशन आता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर आप लगाते रहें, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में, ठीक है। सबसे थोड़ा सा एडेप्टेशन को जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो एडेप्टेशन में क्या होता है, एडेप्टेशन में दो चीजें, एक तो आपका एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन, और दूसरा आपका क्या है, एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन है, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना, ठीक है, आत्मसात करना, और एकोमोडेशन का मतलब है समायोजन करना, समायोजन करना। ये इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कंफ्यूजन भी लोगों को बहुत हो जाती है, बल्कि इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, ये कभी कभी हो जाता है। पर एसिमिलेशन, आत्मसात करना, मतलब क्या होता है, जब हम अपने माइंड में या स्कीमा में कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो वो किसके तहत आ जाती है, एग्जिस्टिंग, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है हमारा, स्कीमा, उसमें हम क्या करते हैं, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो ये हमारा एसिमिलेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी, उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, परिवर्तन या मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन दोनों में ही हमें मिलती है, इसमें भी मिलती है और इसमें भी मिलती है। इसमें क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है,
और क्या करते हैं उसके हिसाब से, और इसमें क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक गाय है, आपने पहले एक गाय देखी वाइट कलर की, उसके 4 पैर देखे, 2 सींगें देखी, एक पूंछ देखी, है ना। तो आपने एक गाय देखी और फिर आपने नेक्स्ट डे किसी दूसरे कलर की गाय देख ली, है ना, ब्लैक कलर की देख ली या ब्राउन कलर की देख ली। ठीक है, तो आपने सोचा कि कुछ कुछ सेम दिख रही है, बस कलर में अंतर है, तो ये भी गाय होगी। ठीक है, आपने ये सोच लिया, लेकिन ये हो गया आपका एसिमुलेशन का प्रोसेस। आपके स्कीमा सेट था गाय का, आपने दूसरी गाय देखी दूसरे कलर की, तो आपने सोचा हाँ चलो ये भी गाय है, इसके भी 2 सींग हैं, 4 पैर हैं, और ये क्या है, बस इसका कलर डिफरेंट है। ऐसा है कि व्हाइट और ब्लैक और ब्राउन हर मतलब कि 2-3 कलर की गाय हो सकती है। फिर एकोमोडेशन में क्या, तो नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पहले यहाँ पे गाय देखी थी, अब नेक्स्ट डे आपने यहाँ पे एक मान लीजिए आपने एक लोमड़ी देख ली। ठीक है, वैसे इतना आसान नहीं है रोड रोड पे लोमड़ी देखना, मिलती नहीं है देखने को, पर मान लेते हैं। ठीक है, गाय देखी तो आपने एक लोमड़ी देखी, तो आपने सोचा इसके भी 4 पैर हैं, और क्या है, इसके भी एक पूंछ है, 2 कान है, पर इसके सींग नहीं दिख रही है। क्या इसको हम लोमड़ी क्या वो गाय कह सकते हैं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, उसके हिसाब से, वो गाय थी तो आपने सोचा नहीं 4 पैर लोमड़ी के भी हो सकते हैं, पूंछ हो सकती है, इसके सींग नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसमें आप परिवर्तन करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसी में आप उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका स्कीमा पहले से बना होता है ना, और यहाँ पे आपको नया स्कीमा आप क्रिएट करते हैं, ये होता है। तो ये हो गया एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की कहानी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन क्या है। ठीक है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है बेसिकली वो है क्या, कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा स्कीमा क्या होता है, हम ये जान लेंगे। ठीक है, स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए माइंड में हमारा एक स्कीमा होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित इंफॉर्मेशन पहले से सेट होती है। जैसे ये फैन है, पेन, ये पेन ऐसा है, तो इसका स्कीमा बना है हमारे माइंड में कि ऐसी जो भी वस्तु होगी चलती होगी उसको हम पेन कहेंगे, जिसमें इंक पड़ती होगी। ठीक है, ये जैसे पेन बहुत प्रकार के होते हैं, ये मार्कर है ना, तो इसका स्कीमा अलग है, पेन का स्कीमा अलग है, पेंसिल का स्कीमा अलग है। इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, है ना, सबका अलग अलग स्कीमा बनाते हैं। जैसे माइंड है, मान लीजिए ये माइंड है इस तरह से कुछ। ठीक है, मानिए, ये मत कहिएगा ऐसा नहीं होता है ना। तो स्कीमा पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें मान लीजिए कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें आपका हर चीज़ का स्कीमा आपका सेट होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले आपका स्कीमा है, उसमें क्या होता है, एसिमुलेशन होता है। ठीक है, एसिमुलेशन होता है यानी कि आत्मसातीकरण। एसिमुलेशन मतलब क्या होगा, आत्मसात कर रखा है आपने पहले से, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। फिर क्या होगा, इक्विलिब्रेशन होगा, जो भी ऐड है यहाँ पे उसमें क्या होगा, संतुलन स्थापित कर पाएंगे आप। ठीक है, इक्विलिब्रेशन होगा यानी कि संतुलन, संतुलन स्थापित होगा। ठीक है, फिर आपको क्या होगा, न्यू सिचुएशन मिलेगी आपको देखने को, न्यू सिचुएशन मिली। जैसे यहाँ पे आपका डॉग के बारे में स्कीमा क्रिएट था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका स्कीमा क्रिएट था बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे संतुलन स्थापित कर लिया, एक बर्ड्स देखी दूसरी बर्ड्स देखी, यहाँ पे आपने संतुलन स्थापित कर लिया। ठीक है, फिर न्यू सिचुएशन आई, आपने एक प्लेन देखा उड़ता हुआ। ठीक है, न्यू सिचुएशन हो गई आपके लिए, आपने सोचा ये भी उड़ रहा है ना, तो इसके भी पंख जैसे कुछ लग रहा है देखने में, कोई बच्चा है उसने देखा तो सोचा कि आप तो पहचाने जाएंगे एरोप्लेन है ना, कोई बच्चा है उसने देखा तो सोच रहा है कि ये भी बर्ड्स की तरह ही उड़ रहा है ना, तो ये इसके क्या हो गई, न्यू सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा।
डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा, यानी कि असंतुलन। अब उसके माइंड में उथल पुथल मच जाएगी, ये उड़ रहा है ना, बर्ड्स की तरह दिख रहा है, तो क्या ये बर्ड्स है क्या, इज इट बर्ड्स, है ना। तो उसके मन में उथल पुथल मच जाएगी, तो ये डिसइक्विलिब्रेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, एकोमोडेशन का प्रोसेस होगा, उसे कहीं से पता चलेगा कि नहीं ये तो बर्ड नहीं है, एरोप्लेन है, ठीक है, ये भी उड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एकोमोडेशन का प्रोसेस हो गया। सबसे पहले एसिमिलेशन, फिर इक्विलिब्रेशन होगा, फिर डिसिचुएशन मिलेगी आपको, और डिसइक्विलिब्रेशन होगा, फिर एकोमोडेशन आपका हो जाएगा। एडेप्टेशन में पहले ही आपको एडेप्टेशन के ये दोनों पार्ट हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉग्निटिव प्रोसेस का, ये एलजे जी के, इससे एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कॉग्निटिव प्रोसेस क्या था। इसमें हमने क्या पढ़ा, एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन में क्या होता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, अपने स्कीमा में ऐड करते हैं, ठीक है। और अकोमोडेशन में क्या होता है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हमने यहाँ पे बर्ड देखी, दूसरी बर्ड देखी, उसको हमने बर्ड बना दिया। लेकिन यहाँ पे जब हमने क्या किया, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज, बर्ड देखे थे हम और प्लेन देखा हमने, तो हमने उसमें चेंज किया प्रीवियस नॉलेज में कि ये बर्ड नहीं, प्लेन भी उड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टेजेस की बात करेंगे। इन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसको इस तरह से हम याद भी कर सकते हैं, SPCF, ठीक है। एस से क्या है यहाँ पे, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको कि हिंदी में कहते हैं संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे बच्चा सेंसर्स के माध्यम से सीखता है। अभी हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में जानेंगे। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज है आपकी, ठीक है। यहाँ पे प्रो नहीं, प्री है। प्री ऑपरेशनल स्टेज हो गई दूसरी आपकी, ठीक है। और उसके बाद में है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 स्टेजेस इन्होंने बेसिकली दिए हैं, इनको हम SPCF से याद रख सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंद्रियगामक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तीसरी क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। तो हम 1 बाय, तो सबसे हम पहले जानेंगे सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। 0 से 2 वर्ष तक क्या होती है, संवेदी गामक अवस्था। इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सेंसेस आर टीचर, यानी जो भी बच्चा सीखता है अपनी सेंसेस यानी कि संवेदनाओं यानी कि इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो भी आपकी सेंसेस हैं, टच, स्किन, वही हो गया ना, टच और टेस्ट, साइट और लिसन, ठीक है, या हियर भी बोल सकते थे, और स्मेल, ठीक है। ये आपकी क्या है, बच्चा इनके माध्यम से सीखता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, जो सेंसेस होती है वो बच्चे की टीचर होती है, बच्चा उन्हीं के माध्यम से सीखता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ऑब्जेक्ट
परमानेंस आ जाता है। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चीजें नहीं होती यहाँ पे। मान लीजिए बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा था और आपने उसको छिपा दिया थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा। आप वो आंखों के सामने से गया और वो भूल गया, उसके मन में रहता है वो चीज, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, चीजें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस। तीसरा क्या है यहाँ पे, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर बच्चा करने लगता है। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार बच्चा करने लगता है। ठीक है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करने लगता है। जैसे कि तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बच्चा गोल डायरेक्टिव बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, और 4 नंबर पे यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, अनुकरण करने लगे यानी कि नकल करना सीख जाएगा। डिफर्ड इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन यानी कि बच्चा क्या करने लगेगा, नकल करने लगता है। जैसे आजकल छोटे बच्चों को देखिए आप, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, मेकअप जैसे अपनी मम्मी को देख के मेकअप करने लगती हैं। ठीक है, और बॉयज होते हैं सेव करना देख के पापा को अपने सेव करने लगते हैं कि हाँ, तो वो क्या है, डिफर इमिटेशन का ही एग्जाम्पल है कि बच्चे क्या करते हैं, नकल करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेस आर टीचर होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ ही जाता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा करता है यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, और डिफर इमिटेशन आपका आ जाता है। ये सेंसरी मोटर स्टेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, और विकास भी इसमें तेज स्थिति में होता है, ये तो पता ही है आपको, इंटेंसी से थोड़ा कोरिलेट करके देख सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं अब हम सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक, तो नेक्स्ट स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसकी एज आपकी हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये मार्कर कभी चल जाता है कभी रुक जाता है। ठीक है, तो ये 2 से 7 वर्ष इसकी एज हो जाएगी। तो इसमें बच्चा क्या क्या करना सीख जाएगा इस वाली एज में, तो सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा उसको, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वनियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, एज के हिसाब से वो बढ़ा, मैच्योरेशन के हिसाब से। ठीक है, एज 2 से 7 वर्ष में बच्चे में स्वनियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉजिक नहीं आएगा बच्चे में भी, लॉजिक नहीं आएगा और गलत लॉजिक बनाएगा। लॉजिक नहीं आया है, जो भी लॉजिक क्रिएट करेगा वो क्या होंगे, लॉजिक गलत बना लेगा, है ना। ठीक है, और दूसरा क्या है नेक्स्ट वाला, ईगोसेंट्रिक स्पीच आ जाएगी इसमें, जिसको इन्होंने महत्व नहीं दिया है पर आ तो जाएगी ना। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक स्पीच भी इसी अवस्था में आपकी आ जाएगी, 2 से 6 में आती है, तो ये भी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगी। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, लॉजिक नहीं आया है, लॉजिक गलत बना लेगा। ठीक है, और ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होगी वो भी इसी एज में आ जाती है, 2 से 6 में आती है। तो ये किसमें आ जाएगी, इससे क्वेश्चन बनता है कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच आती है वो कौन सी एज में आती है, तो वो आपकी आती है इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनशीलता का गुण नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर 5 और 5 10 होता है, उसे ये पता चल गया कहीं से, तो अगर हम उसको इस तरह से दे दें 6 + 4 तो ये भी 10 हो सकता है, वो ये मानने को तैयार नहीं होगा, यानी कि उसमें अपरिवर्तनशीलता का गुण अभी नहीं आया होगा, यानी कि अभी सेंट्रेशन रहेगा। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की कहानी थी। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो कि मेरे एग्जाम में इस बार पूछा गया था, है ना, तो एनिमिज्म जो होता है, निर्जीव वस्तुओं को जो सजीव समझने की प्रक्रिया है, वो भी इसी एज में होती है ना। निर्जीव चीजों को क्या समझेगा, ये सजीव समझेगा। ठीक है, सजीव समझेगा, है ना। जैसे अगर उसका कोई पेंसिल या पेन है या टेडी है, तो उससे बात करना पसंद करते हैं बच्चे, है ना।
उसको अगर वो गिर गया तो बोलेंगे इससे चोट लग गई है ना, ये सब। तो क्या होगा, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझेगा। इससे संबंधित एग्जाम में मेरे इसी बार क्वेश्चन आया था सन से रिलेटेड, कि एक बच्चा है छोटा, वो सूरज को क्या समझता है, सजीव समझता है ना। वो समझता है कि इसमें प्रकाश है, ये तो जलता है, निकलता है, उठता है, जागता है हम लोग की तरह, छुपता है, डूबता है, तो ये क्या है, सजीव है। तो ये किस चीज का आपका मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन में था आपका केंद्रीयता हो सकता है, यहाँ पे था एनिमिज्म हो सकता है, जिसको हम वही कह रहे हैं निर्जीवतावाद, है ना। एनिज्म था, और इरिवर्सिबिलिटी थी, इस तरह से था, है ना। तो इसका आंसर क्या था, एनिमिज्म था। ठीक है, जब बताया ही गया है कि एनिमिज्म में क्या होता है, सजीव निर्जीव वस्तु को सजीव समझेंगे, तो केंद्रीयता और इरिवर्सिबिलिटी का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं रह गया, है ना, एनिमिज्म हो जाएगा। तो ठीक है, ये एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आया था, इसलिए मुझे अचानक से याद आ गया, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या है, कॉन्क्रीट, CONCRETE, SLD से ग्रसित हो गई हूँ मैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसकी एज क्या होती है हमारी 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष होती है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये बच्चे की। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए वो ये है कि इसमें बच्चा क्या करता है, CCS का कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है। अब ये CCS क्या है, ये कौन सी बला है ना। तो चलिए समझते हैं। C से होता है कंजर्वेशन, मतलब कि क्या होता है इसका, संगठन, है ना, या सॉरी संगठन नहीं, संरक्षण, है ना, संरक्षण। तो बच्चे में क्या हो जाएगा, संरक्षण का गुण आ जाएगा, यानी बच्चे चीजों को एक उसमें देख पाएगा, जैसे कि उनको कलेक्ट कर पाएगा चीजों को, इस तरह से ये हो जाएगा आपका कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपका कंजर्वेशन हो गया, संरक्षण का गुण आ जाएगा। दूसरा C से क्या है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, बच्चा चीजों को क्या करने लगेगा, क्लासिफाई कर लेगा, क्लासिफिकेशन आपका करने लगेगा। ठीक है, उनके किसके आधार पे, उनकी हाइट, वेट, है ना, स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करेगा बच्चा, चीजों को क्लासिफिकेशन कर पाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरेशन, बच्चा चीजों को क्या कर पाएगा, सीरीज में लगा पाएगा, उनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई के अनुसार, इस तरीके से उनको क्या कर पाएगा, सीरीज में बच्चा लगा पाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एक जैसी चीजें होंगी उनको अलग अलग कर लेगा। कंजर्वेशन में क्या कर लेगा, संरक्षण कर लेगा चीजों का, और सीरेशन में क्या कर पाएगा, उनको लगा पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन में हो गया। और यहाँ पे जो भी लॉजिक होगा वो मूर्त चीजों के प्रति होगा, है ना, जो लॉजिक होगा वो मूर्त चीजों के प्रति होगा, यानी कि अभी अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यहाँ पे भी नहीं आया है। ठीक है, प्री ऑपरेशन में लॉजिक आया नहीं था, गलत लॉजिक बना रहा था, यहाँ पे लॉजिक आया मूर्त वस्तुओं के प्रति पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की कहानी। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेज हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जैसा कि पियाजे ने स्टार्टिंग में ही बता दिया, इनका कोड था कि जो बच्चा होता है वो जिज्ञासु होता है, संरचनात्मक मानसिक संरचना के साथ में उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, संसार को जानना समझना चाहता है, और अधिकतम विकास उसका 15 साल की उम्र तक हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकी लास्ट स्टेज है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसकी उम्र क्या है आपकी 7 से 11 वो थी ना, तो ये हो जाएगी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, 11 से 15 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की आयु, इसको कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब इसमें बच्चे में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगेगा, और दूसरा जो परिपक्ष होगा वस्तुओं का, दूसरे पक्ष को भी समझेगा, मूर्त चिंतन करने लगेगा, ठीक है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है बच्चे में उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी, डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी, ठीक है, डिडक्टिव थिंकिंग यहाँ पे बच्चे में आ जाएगी, यानी बच्चा क्या करेगा, जो वस्तुएं हैं उनके दूसरे परिप्रेक्ष्य को भी समझ। फिर यहाँ पे एक आ जाएगा हाइपोथेटिक थिंकिंग भी आ जाएगी, यानी परिकल्पनात्मक विचार बच्चा कल्पना करना सीख जाएगा, परिकल्पना करना सीख जाएगा, ठीक है। इस एज में 15 तक आते आते सीख जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मल स्टेज में क्या हुआ, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से ही आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है ना, बच्चा अब दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझ पाएगा, है ना। और जो सेंट्रलाइज था, एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित करता था, वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भी वस्तुओं को समझ पाएगा। दूसरा क्या, डिडक्टिव थिंकिंग आ जाएगी, है ना, यानी कि क्या कर पाएगा बच्चा, और दूसरा परिकल्पनात्मक जो है चिंतन, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग विकसित हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, फॉर्मल ऑफ 4 स्टेज हमने पढ़ी, जिनका शॉर्ट ट्रिक था SPCF, ये था, ठीक है। तो यही थी आज की कहानी पियाजे जी की। वैसे इनकी मोरल डेवलपमेंट की भी थ्योरी है, और भी थ्योरीज है, लेकिन जो सीटेट के परिप्रेक्ष्य से इम्पॉर्टेंट है वो इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, यानी कि बनने का मतलब क्या है कि इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है हमारे एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए। अगर सिलेबस भी चेंज हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये थियरीज जाएंगी आपके पेपर से, है ना, इनको तो रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा पियाजे के संज्ञानात्मक मतलब कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में, किस तरह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग कैसे होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन में हम वाइगोत्स्की जी की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे।